तो एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नूरे सहार सारी ट्रांसमिशन लेके, जो आप रोज़ाना RKS प्रोडक्शन की जानिब से मुलाहिज़ा करते हैं। 3 बजे से 6:30 बजे तक आप हमारे साथ रहते हैं। जी जीशान। बिल्कुल जी, और इसी के साथ साथ अभी आपने जो राव भाई के साथ एक पूरा मुकम्मल कहते हैं ना कि जो जज्बा देखा कि बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से जो है वो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए जो अतिया किया, तो वो वाकई में वो 4 लाख रुपए नहीं थे, वो 4 लाख वादे थे कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ मौजूद हैं। और ये जैसे कि राव भाई ने अपनी बातों में कहा कि ये बारिश का पहला कतरा है, और अब जो है वो हम अगर कतरे में कहते हैं ना कि बारिश का कतरा पड़ता रहता है तो पत्थर भी रेजा रेजा हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये सफ़र रुकना नहीं चाहिए। राव भाई ने अपना हिस्सा डाल दिया और शुरू कर दिया इस निज़ाम को। अब आपके ऊपर मुनस्सर है कि आप रोज़े क़यामत शर्मिंदा होते हैं या अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि जितनी मेरी इस्तिताअत थी मैंने इनिशिएटिव लिया और लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलीम साहब, सलीम भाई, उनसे बात करेंगे। सलीम भाई, माशाल्लाह जिस तरीके से बच्चों का जज्बा, जो कि आप पीछे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि बच्चे कैसे छोटे छोटे से हैं और वो जो है वो लिफाफे बॉक्सेस में डाल रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि उस वक्त जब आप बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमें जो है वो अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों की मदद करनी है और उन बच्चों को भी आपकी तरह हमने परवरिश देनी है या उनको भी आपकी तरह हमने खड़ा करना है, तो बच्चों की क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे? देखिए, बच्चे तो बहुत खुश थे। उनको पता था कि क्योंकि हमने इसके अंदर कोई क्लास, अब जैसे कि सुबह आपने देखा होगा कि डायरेक्टर साहिबा ने ये बात कही कि हमने बच्चों को एक एक लिफाफा दे दिया और उस लिफाफे के अंदर किसी को नहीं पता कि उन्होंने कितनी जो है वो अमाउंट उसके अंदर डाली है। ठीक है। ऐसे लिफाफे भी मिले जिसमें 10 रुपीज़ भी थे, 10 रुपये भी थे, और ऐसे भी थे जिसमें 5000 रुपये भी थे। माशाल्लाह। ठीक है। जब हमने उनको खोला तो उसके साथ एक मैसेज भी था कि वी आर स्टैंड विद यू, कि हम जो फ़लस्तीनी अपने भाइयों के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। ठीक है। बात जहाँ पर है कि तालीम के साथ साथ हमें तरबियत की भी ज़रूरत है। अगर हम तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर से सोशल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म होती हुई जा रही, हम तस्वीरें खिंचा के बाहर दुनिया के अंदर दूसरे लोगों को हम एक आटे का थैला देते हैं तो उसकी भी हम एक तस्वीर कशी करके उसको जो है हम एक तस्दीक का निशाना जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक है। और मेरे पड़ोस के अंदर मेरा पड़ोसी जो है वो भूखा बैठा हुआ होता है। सही। और जो है इसी तरीके से अपनी फैमिलीज़ के अंदर देखें, रिश्तेदारों के अंदर देखें, तो इस्लाम के अंदर जो ज़कात का ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, तो कहा गया कि सबसे पहले आप अपने दायरे हल्के के अंदर अहबाब और रिश्तेदारों के अंदर देखें और उनको इस तरीके के साथ आप जो है वो मदद करें कि अगर आप दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी जो है वो पता नहीं चलना चाहिए और उसके घर के अंदर जाकर आप उसकी जो है वो मदद करें। ठीक है। फिर उसके बाद आप कुर्ब जवार के अंदर देखें, पड़ोस के अंदर देखें। तो ये हमने एक तरबियत का पार्ट है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमने अपने बच्चों को बुनियादी तौर के ऊपर सही तरीके से अगर उनकी बुनियादें हमने इस्तेवार नहीं की तो फिर उसके ऊपर जो है अगर हम कितनी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना बना लें वो इतनी मजबूत बिल्डिंग जो है वो खड़ी नहीं होगी। तो ये जो आपको छोटे छोटे बच्चे 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, यानी कि 3 साल से लेकर और 16 साल तक के बच्चों ने अपना कंट्रीब्यूट किया और उनको देखते हुए फिर स्टाफ भी उसके अंदर शामिल हुआ, फिर वर्किंग स्टाफ भी शामिल हुआ। तो ये एक हमने जो है वो सिलसिला जारी किया ताकि बच्चों को एक तरबियत का पार्ट दिया जाए कि आपने किस तरीके के साथ लोगों की जो है वो मदद करनी है। अच्छा सलीम भाई, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा जो एक इनिशिएटिव आप लोगों का लगा कि आपने लिफाफे दिए, आपने नाम वाले लिफाफे नहीं दिए। बिल्कुल ये चीज के फर्ज करें अगर फायजा की इस्तिताअत 5000 की और मेरी 5 रुपए की है तो मैं इस वजह से शर्मा जाऊंगा कि फायजा का जब लिफाफा खुलेगा उसमें तो 5000 का नोट होगा क्योंकि फायजा अफोर्ड कर सकती है। ये बहुत अच्छी चीज आपने की कि जो बच्चा 5 रुपए से मदद करना चाहता है वो भी आगे आ गया। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज थी जहां पे बिल्कुल सलीम भाई की बात से मैं एग्री करूंगा कि तरबियत बहुत ज्यादा जरूरी है। तालीम तो हम हासिल कर लेते हैं फायजा, लेकिन तरबियत हमारे यहाँ पे फुकदान रह जाता है इस चीज का। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं मुबारकबाद देती हूँ आपको, आप इसके लिए बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने छोटे बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा कर दिया, यानी कि हमारी आने वाली अगली नस्ल के अंदर मदद का जज्बा पैदा कर दिया। और स्पेशली इस वक्त फ्री ज़माना जिस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे बहन भाई वहाँ बहुत मजबूर हैं, बहुत मज़लूम हैं, मासूम हैं, जो अपनी जानों के और अपने मासूम बच्चों की जानों के नजराने इस तरह पेश कर रहे हैं कि उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए दूध मैसर नहीं है, उनके लिए पानी मैसर नहीं है। तो इस वक्त फ़ी ज़माना ये जज्बा बेदार करना
करना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप और आपकी पूरी टीम कि आपने हमारी नस्ल में ये जज्बा बेदार कर दिया। जी बिल्कुल, इसके अंदर मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा वालिदैन का भी कि उन्होंने जो हमने जो आवाज़ उठाई उसके ऊपर वो खड़े हुए। बिल्कुल तो उन्होंने ये चीज़ नहीं की और हमने कहीं पर भी किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, जो बॉक्स मौजूद था उसके अंदर बच्चा आके खुद ही जो है वो डोनेट करता था और उसके बाद फिर बाकायदा तौर के ऊपर हमने कोई नेमिंग नहीं की कि जनाब इसने इतने पैसे दे दिए, इसने इतने, तो इसको मेडल्स दे दिया जाएगा या इसको ये चीज़ दे दी जाएगी। इस किस्म की हमने कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं रखी। तो ये हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़रूरी है कि जब, और फिर उसके बाद देखें, मैं एक और बात कहूँगा कि अब हमें अमली तौर के ऊपर ग्राउंड के अंदर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, हम जो मसला होता है, पाकिस्तान मैच हार रहा है तो जी दुआ करें तो पाकिस्तान जो वो मैच जीत जाएगा। 70 साल से आपने देखा होगा कि हमारी मसाजिद के अंदर, इवन के अल्लाह ताला के घर के अंदर भी, खाना काबा के अंदर भी कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाएं तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ मांगते तो गज़वा बदर भी ना होता, गज़वा तबूक भी ना होता, गज़वा खंदक भी ना होता। हमें प्रैक्टिकल तौर के ऊपर एक लफ्ज़ दीन इस्लाम के अंदर जिहाद का भी था। बिल्कुल, अब हमें जिहाद करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, माशाअल्लाह। जो हमें मुआशी तौर के ऊपर भी जिहाद करना पड़ेगा। जैसे कि राव साहब ने जो बात की थी कि मुआशी तौर के ऊपर हमें उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो यानी कि बाइकआउट करना होगा, हमें ऐलान करना, आला ऐलान हमें अपनी मसाजिद के अंदर जो मुफ्ती साहिबान है उनको बताना पड़ेगा कि हमने सिर्फ, देखिए, तलवार से जिहाद नहीं है, जिहाद आपकी ज़बान से, जिहाद बिल माल है, जिहाद बिल नफ्स है। ठीक है, तो अगर हम उनको मुआशी तौर के ऊपर, वो तो मुआशी तौर के ऊपर हमारे ऊपर गलबा कर चुके हैं ना, हमें मुआशी तौर के ऊपर भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें मुआशरती तौर के ऊपर भी निकल कर, जैसे आपने अर्ज किया कि एक जो है वो यानी कि फूड चेन है, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि जी हमें इसराइली प्रोडक्ट्स को सेल करने के अंदर और इसके अंदर से जितना अमाउंट है उसका एक हिस्सा हम इसराइली अफवाज को देंगे। खाने के जो है उन्होंने तो कहा कि हमें बहुत खुशी है कि वो फलस्तीनियों को खत्म करें, और जब तक फलस्तीन खत्म नहीं होगा हम आपको देंगे फूड। तो क्यों नहीं पाकिस्तानी और क्यों नहीं मुसलमान जो हो यहूदी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट क्यों नहीं कर सकते? इस्लाम तो सादगी का दर्ज देता है ना, सादा जिंदगी गुजारने का दर्ज देता है। अगर हम एक दो दिन वो प्रोडक्ट्स को जो यहूदियों की हैं नहीं पिएंगे या नहीं खाएंगे, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। बिल्कुल, तो हमें निकलना पड़ेगा अमली तौर के ऊपर। अब जैसे ये छोटे छोटे बच्चे, इनका तो जो इस्तिताअत थी इन्होंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कर दिया। अब बड़ों का काम है कि हमने एक मैसेज देना है। वो मैसेज मैं देख रहा था कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, आयरलैंड के अंदर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखें, इवन के यूएस के अंदर आप देख लें कि वहां की जो आम पब्लिक है, वो आम पब्लिक इसराइल को अच्छी नजर के साथ नहीं देख रही, वो उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रही है। हम मुस्लिम कंट्रीज होते हुए, मुसलमान होने की हैसियत के साथ भी, तो हम उन प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं जो है वो बाइकआउट कर सकते? तो हमें माशी तौर के ऊपर अब लड़ना होगा। इन बच्चों ने अपना काम कर दिया, अब तमाम उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को निकलकर, अगर वो फलस्तीनी भाइयों का, अब दुआओं का दौर गुजर चुका है, अब अमली तौर के ऊपर आपको ग्राउंड के अंदर आना होगा। दुआ ये करनी कि अल्लाह ताला हमें मजबूत करे और सामने मैदान जबरदस्त। और बाइकआउट करना मुझे नहीं लगता दिशान अब इतना मुश्किल है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी से कम नहीं है, हमारे पास ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं। तो आप कोशिश तो कीजिए, हम कर सकते हैं, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं, इस्तेमाल की भी हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारी ऐसी कि हम वो छोड़ सकते हैं, उसके बगैर हम गुजारा कर सकते हैं। लेकिन सोचिए रोज़े क़यामत अगर ये फ़लस्तीनी भाई बहन हमारे सामने आके खड़े हुए तो हम उस वक्त इन्हें क्या जवाब देंगे कि हमने सिर्फ ये मामूली चीज़ें यूज़ करने के लिए कि हम नहीं छोड़ सकते, ये आपका साथ नहीं दिया। और फैज़ा ये भी है कि अल्लाह ताला हमें इस पर भी तो पकड़ सकता है कि वो कत्ल कर रहे थे आपके, हमारे ज़ुबान में शहीद है, वो तो कत्ल कर रहे थे आपके फ़लस्तीनी बहन भाइयों को, और आप चेहरे को संवारने में लगे हैं, आप पेट की आग बुझाने में लगे हैं। तो अल्लाह ताला हो सकता है हमें इसी जुर्म में दोज़ख में कहते हैं कि डाल दे, और हो सकता है कि यही हमारी आजमाइश हो। वो तो वहाँ अपनी आजमाइश से गुजर रहे हैं, वो तो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, शहादत का रुतबा पा रहे हैं। ये आजमाइश मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल है कि हम कितना उतरते हैं इसमें पूरा, कि हम सिर्फ यहाँ रह के हमें सिर्फ बॉयकॉट ही तो करना है, तो हम वो भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, अब वही वाली चीज़ ना कि अफसोस और क्वेश्चन मार्क, सोचिएगा ज़रूर। जी फ़ायज़ा।
हम चलते हैं अपनी दूसरी गेस्ट की तरफ। पावर ईगल्स की जानिब से हमारे पास आई हैं आज, और पावर ईगल्स जो कि हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं, रोज़ाना आपको बताया जाता है। मैं ये एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि इस फील्ड में जो लोग शामिल हुए हैं, तो आप क्या देखती हैं, रेशियो क्या है कि किस एज के लोग ज़्यादा शामिल हैं? स्टूडेंट्स बेसिकली और हाउस वाइफ भी, तो उसमें अच्छा। डिफरेंट एजेस आ जाती हैं फ्रॉम 18 टू 40 ईयर्स, अच्छा। ज़्यादातर इस एज के लोग आते हैं। अच्छा, और आपने किस एज में इसको ज्वाइन किया था? मैंने 2 साल पहले ही ज्वाइन किया, मुझे 2 साल होने वाले। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब मैं जॉब करती थी पहले, तो अच्छा। जॉब में ऑब्वियसली वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेती थी और सैलरी इतनी थी नहीं। अच्छा। तो मैं ऑनलाइन वर्क सर्च कर रही थी। अच्छा। फ्रीलांसिंग में भी गई, लेकिन मेहनत के बाद भी वहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं था अच्छा। सच। तो उसी दौरान फिर मेरा पावर ईगल्स का मैंने देखा, मैम बिनिश अबू बकर, मैम तजल्ली सिराज के वेबिनार्स अटेंड किए, जी। और फिर इट वाज लाइक अ लाइट इन द डार्क, और मैंने फ़ौरन से इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी माशाल्लाह। तो आपको खुद कितना टाइम लगा ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग हासिल करने में और फिर अर्निंग की तरफ आने में? मैंने नेक्स्ट मंथ से ही अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से, एंड आई एम अ 6 डिजिट अर्नर एज वेल। ज़बरदस्त, यानी कि अगर कोई चाहे तो फॉलो कर सकता है, मैम को फॉलो कर सकते हैं, बल्कि आप जाइए पावर ईगल्स की वेबसाइट पे, वहाँ आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी। वहाँ वेबसाइट पे एक फॉर्म मिलेगा, वो आपने जस्ट सिंपल सबमिट करना है फिल करके, और आप उनकी टीम से जुड़ जाएंगे। और मैम भी हमारे साथ हैं, तो आप देख लीजिए माशाल्लाह कितने कम अरसे में, यानी 2 साल का अरसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी भी फील्ड में कदम रखते हैं, कोई इवन जॉब भी स्टार्ट करते हैं कोई, तो थोड़ा टाइम लगता है आपको स्टेबल होने में। मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल के अरसा में इतनी अच्छी माशाल्लाह आप अर्निंग कर रही हैं, तो इसका क्रेडिट यकीनन पावर ईगल्स को जाता है। बिल्कुल जी। और जब पढ़ाई के बाद फायदा हम निकलते हैं ना इंजीनियर, तो बोलते 2-3 लाख जो है वो आपका मुंतजर है, और जब पहली जॉब ऑफर होती है तो 35,000 की होती है। तो उसमें पावर ईगल जो है वो अंधेरे में एक शमा का काम करती है। बिल्कुल। जी, तो आप इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहेंगी आप अपने देखने वालों को कि वो ज्वाइन करें, और उसके बाद अगर 1 महीने में अर्निंग नहीं शुरू हुई तो दूसरे महीने तक वेट करें, हिम्मत ना हारें, पावर ईगल आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम क्वालिफिकेशंस एजुकेशंस में टाइम तो लगाते हैं, लेकिन जॉब की कोई गारंटी हमें नहीं दे सकता, हमारे टीचर्स भी नहीं दे सकते, ना हमारी कोई डिग्री दे सकती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली मैं उन्हें ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ टाइम दें, पार्ट टाइम दें, थोड़ा टाइम निकालें और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आप अपने पार्ट टाइम में एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सिमरन बासी, आज आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी तरह ब्रीफ किया। यकीनन अब लोगों का माइंड थोड़ा क्लियर हो गया होगा और वो यकीनन इस जानिब आएंगे। हमारे साथ यहाँ नात ख्वां शुजा मुइन साहब मौजूद हैं और फ़लस्तीन के हवाले से ही कलाम पेश करेंगे, तो मैं आपको दावत कलाम दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसरत हो फलस्तीन की लिल्लाह शहीदी, नुसरत हो फलस्तीन की लिल्लाह शहीदी। कमजोर कुफ़ार के आगे, कमजोर मुसलमान हैं कुफ़ार के आगे, है सरे पैकार मगर से फलस्तीन, से फलस्तीन जो क़िबला
रसूलों का है मस्कन, जो क़िबला अव्वल है रसूलों का है मस्कन, उस मस्जिद अक़सा की ज़मीन खून से है रंगी, उस मस्जिद अक़सा की ज़मीन खून से है रंगी। सरकार करम खास करम खास करम खास, सरकार करम खास करम खास करम खास, लिल्लाह करम की हो नजर सूवे फलस्तीन, लिल्लाह करम की हो नजर सूवे फलस्तीन, है मिल्लत इस्लाम का हर शख्स ही गमगीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, खूबसूरत कलाम पेश किया शुजा मुइन साहब ने। और अब हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने हमारे साथ ही रहना है, हम जल्द वापस आ रहे हैं। मिलते हैं छोटे से मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद। और अब हमारा जो सेगमेंट शुरू होने जा रहा है, सरकार की नातें। वाह भाई वाह, खूबसूरत कलाम आप इस सेगमेंट में सुनते हैं और एक से एक मुकाबले के बच्चे माशाल्लाह हमारे सेगमेंट में आ रहे हैं। तो आज हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट हैं यहाँ। जीनत फातिमा को सबसे पहले मैं दावत कलाम दूंगी, और एक छोटे से पार्टिसिपेंट भी हैं यहाँ पर, ये भी नात पेश करेंगे, मोहम्मद अजहर शेख। इनसे भी हम इंशाअल्लाह ताला कलाम सुनेंगे। पहले मैं जीनत फातिमा को कहूँगी कि आप कलाम पेश कीजिए। आप माइक उनको दे देंगे? थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी के रोज़े पे जाने वालों, मेरा भी उनको सलाम कहना, मिलो तो कहना कि कब मिलोगे, है वक्त बस में तमाम कहना, उनसे कहना कि जल्दी जल्दी मैं काफ़िले से बिछड़ गया हूँ, जो तुम बुला लो तो मैं भी देखूं कहाँ से रास्ता है जन्नतों का, मेरा भी उनको सलाम कहना। बहुत खूब। हाफिज़ हसनैन अली से मैं कहूँगी कि वो अपना कलाम पेश करें। कुर्बान में उनकी
कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना मान मिला। उनके सदके कुर्बान मिला, उनके सदके रहमान मिला, उनके सदके वो क्या जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। माशाल्लाह दोनों ही पार्टिसिपेंट्स ने आज माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, कलाम की सिलेक्शन भी अच्छी थी और जीनत फातिमा ने जो कलाम पढ़ा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा बेटा। लेकिन जब आप ऊपर के सुर लगाएं ना, मुंह खोल के पूरा प्रॉपर पढ़ा करें, थोड़ा डर के या झिझक के पढ़ी थी आप, प्रॉपर मुंह खोल के जब आप पढ़ेंगी तो आपकी अच्छा आवाज़ का आपका तो पावरफुल आवाज़ निकलेगी, ठीक है। और हाफिज़ हसनैन अली आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के पढ़ा है। आई थिंक आपकी आवाज़ माशाल्लाह पावरफुल है, आपको इतनी ज़ोर लगा के एक नात की जो खूबसूरती है ना वो भी कायम रहनी चाहिए। और एक मिस्टेक जो मैं रोज़ाना तमाम बच्चों को कहती हूँ, काफ निकाला करें। काफ और काफ में फ़र्क है ना, सदके नहीं होता वर्ड, सदक़े होता है, ठीक है। तो माशाल्लाह आज दोनों ने ही बहुत अच्छा पढ़ा और मेरे ख्याल से दोनों ही हमारे आगे के राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। मैं ये कर नहीं पा रही कि किसको फर्स्ट और किसको सेकंड करूं, तो माशाल्लाह दोनों ही आज हमारे विनर्स हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन अब इन चीज़ों पे ना थोड़ी सी तवज्जो देनी है, जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही थी जैसे आपको बताया मैम ने, तो इस पर करेंगे तो और माशाल्लाह तरक्की होगी। तो बहुत बहुत मुबारक जी आप दोनों को। और जी फायजा अब ये जो एक नन्हे सना ख्वां भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी नात सुनेंगे। इनसे पहले हम बात करते हैं, उनको माइक दे दीजिए। माइक आप उनको दे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अजहर शेख। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा इधर तो देखें मेरी तरफ। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं और शूज़ भी मैचिंग के पहन कर आए हैं। किसने तैयार किया आपने? आपको? ने। अच्छा इधर आइए मेरे पास आए। उठे उठे यहाँ पर आ जाए, जल्दी आए। मम्मा ने तैयार किया है। तो क्या आपको फेवरेट कपड़े पहनाए? आपको ब्लू कलर पसंद है? आपको अच्छे लग रहे हैं? शूज़ भी आपकी पसंद के हैं? अच्छा जी माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं। और नात भी सुनाएंगे हमें? नात सुनाएंगे? कौन सी नात सुनाएंगे? दुआओं में मेरी। माशाल्लाह चलें बिस्मिल्लाह नात सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी का मैं शोका मुझे तू संभर दे, करूँ है दुनिया में गम का मदावा, मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे, करूँ है दुनिया में गम का मदावा, मेरे हाथ में कोई
सुभान अल्लाह, आमीन, यहाँ अल्लाह पर हम बोलते हैं फैजा फैसला पलट गया, मतलब आप दोनों जीरो हैं माशाल्लाह। जो अजय शेख ने पढ़ा और एक रिदम में पढ़ता चला गया, बच्चा एक चीज नहीं भूला। तो अल्लाह ताला ऐसे ही कहते हैं कि जब वालिदैन की सरपरस्ती ऐसी हो कि वो दीन हक की तरफ लेकर आते हैं, चीज़ें बताते हैं, और हमदो सना की जब तरबियत दी जाती है तो उस घर में कभी शाम नहीं होती है। बिल्कुल, अल्लाह पाक इनके इस जज्बे को सलामत रखे, जो ये अभी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, यकीनन बड़े होकर और अच्छा पढ़ेंगे। फायदा ये वाली चीज़ है, ये छोटी, जैसे आपकी बात को ही मैं फ्रंट करूंगा कि ये चीज़ें बचपन में जो है वो आप देखते हैं। और इसी के साथ एक वक्फा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन खुशामदीद, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं और यहाँ सर सलीम से मैं कुछ मैसेज लेना चाहूँगी। जी 25 ईयर्स हमें मुकम्मल हो गया हमारे इदारे को, यानी कि ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल को। हम सिल्वर जुबली के ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह। तो जो सफ़र हमने शुरू किया था, क्योंकि जो मेरा इदारा है वो एक बिल्कुल, लोग उसको बिल्कुल एक पसमानदा इलाका समझते हैं, बल्दिया टाउन। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर ये इदारा कायम है और लोग कहते हैं कि जनाब जो है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि जी नकल के बगैर बच्चा जो है वो पास नहीं हो सकता। तो 1-2 साल तक हमने उसके ऊपर बड़ी जो है वो फाइट की और लड़ते रहे, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाज़ उठाई, बोर्ड ऑफिस में भी उठाई, मुख्तलिफ यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर भी, और जो प्लेटफॉर्म मिला उसके ऊपर आवाज़ उठाई, लेकिन लड़ते लड़ते आखिरकार थक गए, क्योंकि निज़ाम ही हम ऐसा बना चुके हैं कि ना पेरेंट्स सब चाहता है कि वो अपने बच्चे को तालीम, वो भी चाहते हैं कि बस मेरे बच्चे को ग्रेड मिलना चाहिए। हमने बच्चों को मशीन बना दिया है, मशीन मत बनाएं। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई छुपी हुई सलाहियत मौजूद होती है। जैसे ये बच्ची अभी तकरीर करेगी यहाँ पर, जैसे इससे पहले बच्चे नात पढ़ कर गए, कुछ बच्चे खेलों में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आज आप जितने देख लें, जहांगीर खान को देख लें, जावेद मियादाद को देख लें, क्या ये पीछे रह गए नुसरत फ़तेह अली खान को देख लें, जुनैद जमशेद को देख लें, ये वो लोग हैं जो अगर पढ़ लिख नहीं सके, इंजीनियर बने भी, डॉक्टर बने भी, लेकिन इन्होंने अपनी फील्ड्स को जो है वो बिल्कुल अलग कर दिया। तो हम लड़ते लड़ते उसके साथ चलते रहे। फिर हमने जो टारगेट्स अपने पेरेंट्स को दिए थे कि जी हम बिल्कुल अपने बच्चे के ऊपर किसी किस्म की कोई जो है वो करप्शन के मामलात को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ना हम अपने बच्चे को नकल कराएंगे, ना हम उसको रट्टाफिकेशन बनाना चाहते हैं, हम उसको माशरे का एक कारामत शहरी बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर हमने 25 साल काम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल ओ लेवल्स के साथ, यानी कि बल्दिया टाउन के अंदर, बाहर शहर के अंदर अगर ओ लेवल्स की फीस 15,000, 20,000, 25,000 अगर इदारे ले रहे हैं, तो मेरे इदारे के अंदर वो बच्चा 5,000 के अंदर ओ लेवल्स पढ़ रहा है। माशाअल्लाह, ठीक है, मैं ये बात चैलेंज के साथ बिल्कुल जो है वो कह सकता हूँ, आप आके देखना। और वो ग्रेडिंग भी ले रहे हैं, ए ग्रेड यानी कि एस्टेरिक के साथ वो बच्चे जो है वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जब हमने उसको देखा कि अब ए लेवल्स यानी कि ओ लेवल्स को, कॉस्ट को पेरेंट्स वहाँ का इलाके का बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसके कंपैरेटिवली हम फिर आगा खान बोर्ड को लेकर आए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर एजुकेशन दे रहा है। जो इदारे जहाँ पर यानी कि इदारों के अंदर अगर आपकी यानी कि बिल्कुल जजमेंट न्यूट्रल हो और वहाँ पर वाकई लगे कि इम्तिहान के तरीके के साथ लिया जा रहा है, तो तभी वो बच्चा आगे जाके कामयाब हो सकता है। तो मेरी वालिदैन से, लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चे को, चाहे आपका बच्चा बी ग्रेड में पास हो, सी ग्रेड के अंदर पास हो, लेकिन ये देखें कि उस बच्चे को लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है या नहीं आता। आज आप इदारों के अंदर उठा के देख लें, माशरे के अंदर उठा लें, वो बच्चा जो A1 ग्रेड लेकर आता है उसको लिखना भी नहीं आता और उसको पढ़ना भी जो है वो नहीं आता। तो हम इस कॉज के ऊपर काम कर रहे हैं। जो रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले का सिलसिला हमने रमज़ान के अंदर रखा था, हम अपनी सिल्वर जुबली के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर इस रोशन पाकिस्तान के सिलसिले को संडे के संडे जो है वो, यानी कि हर इतवार के इतवार इसी चैनल से इंशाल्लाह नशर होगा। राव साहब के साथ हम बिल्कुल, और उसके अंदर मालूमात या हम क्विज कंपटीशन, जिसके अंदर इस्लामी मालूमात, पाकिस्तान के मुतालिक मालूमात, क्योंकि ये दो चीज़ों के बारे के अंदर हमारे बच्चे नहीं जानते। हमारे बच्चे शेक्सपियर के बारे के अंदर जानते हैं, आप अंग्रेज़ उसको बना रहे हैं, सारी चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन जो कुरान पाक की हम तालीम हासिल कर रहे हैं, वो बच्चा हाफिज भी बन रहा है, कुरान पाक ख़त्म भी कर रहा है, लेकिन उसके बारे के अंदर उसको मालूमात नहीं है। इस वजह से हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से। तो ये मेरा पैगाम है कि हम इस सिलसिले को इसी तरीके से, फिर हम अपने पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि खुदा की कसम इस जैसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे दरिया भी दिए हैं, समंदर भी दिए हैं, पहाड़ भी दिए हैं, हर तरह का फल दिया है, हर तरह की मादनियात दी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इस मुल्क को यानी कि कोई ऐसा लीडर नहीं मिला, ऐसा जो कि इस मुल्क की नस्ल
को और उसकी आपारी कर सके, और वरना इतना टैलेंट है इस पाकिस्तान के अंदर, इस कराची के अंदर, हमारे बल्दिया टाउन के अंदर, कि वो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है और पाकिस्तान को बुलंदियों की सतह के ऊपर लेके जा सकता है। इंशाअल्लाह। तो मेरा ये पैगाम है, इंशाअल्लाह ताला हम इस सिलसिले को छोड़ेंगे नहीं, इस सिलसिले को हम इसी तरीके के साथ, ये सिल्वर जुबली तकरीबात के साथ हम इसी तरीके के साथ आगे की तरफ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि हम थक गए हैं, तो आपने थकना नहीं है सर, क्योंकि आप जैसे लोग ही उम्मीद की किरण हैं हमारे लिए और हमारे मुल्क के उन बच्चों के लिए जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने किचन में, क्योंकि अब सहरी का टाइम नज़दीक आ गया है। आप सब लोग भी यकीनन सहरी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, हमें भी करनी है। तो जब तक शेफ़ बनाएंगी नहीं हम कैसे करेंगे। शेफ़ आ चुकी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़ाइज़ा और ज़ीशान, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब जल्दी से बता दें, टाइम कम है कि पक रहा है क्या? जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ शाहीना शुमाइल और वेलकम करती हूँ आपको अपने सेगमेंट नेमते सहर में। और इसी के साथ साथ आप लोगों को आज की सहरी मेरी जानिब से, RKS प्रोडक्शन की जानिब से और मेट्रो 1 न्यूज़ की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम बना रहे हैं एक चॉकलेट पराठा जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं मैक्सिकन बतीदो, एक मिल्क शेक बना रहे हैं। बतीदो जो है वो मैक्सिकन लैंग्वेज में जो है उसे मिल्क शेक कहते हैं, तो यहाँ पर हम चॉकलेट मिल्क शेक भी बना रहे हैं। तो साथ साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो काम है ना हमारा, चॉकलेट को मेल्ट करना है। और आज आपको मैं कितने क्विकली तरीके से चॉकलेट मेल्ट करना सिखाऊंगी, आप खुद भी जो है वो हैरान रहेंगे कि क्योंकि बहुत सारे लोग डबल बॉयलर पे, माइक्रोवेव पे और इन सारी चीज़ों पे जो है वो चॉकलेट को मेल्ट करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तमाम स्पॉन्सर्स का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी न्यूटन डेयरी का, सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947। और इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हर्पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेट कोस्ट। और इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रखे मैदे को हरदम कूल रिकोल सिरप। तो यहाँ पर मैं न्यूटन डेयरी का जो सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर जो है उनका दोनों अवेलेबल है, साथ साथ इनका देसी घी है, 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है, इसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ न्यूटन डेयरी का अनसॉल्टेड बटर। अच्छा, हमें सबसे पहले चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 100 ग्राम बटर ले रहे हैं हम, ठीक है। इसको हम कट कर लेते हैं नाइफ से और हम इसमें चॉकलेट को भी डाल देंगे। साथ साथ चॉकलेट है मेरे पास यहाँ पर 200 ग्राम। कुछ हम गार्निशिंग के लिए इसमें रोक रहे हैं। और साथ साथ शुगर है मेरे पास। शुगर क्योंकि चॉकलेट वैसे ही मीठी होती है, शुगर आपने कम डालनी है, तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड कर रही हूँ। साथ साथ जो है वो मैं अनसॉल्टेड बटर न्यूटन डेयरी का जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये भी बहुत मज़े से जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसको हमने करना है मेल्ट। चलें जी, यहाँ पर मैं इसको इसमें निकाल रही हूँ ताकि इजीली हम इसे कट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे निकाला और अब हम ये जो हाफ इसके अंदर है 100 ग्राम इसका जो वेट है ये हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं सारा का सारा, और इसे हमने मेल्ट कर लेना है। अच्छा, जब हमने बटर डाल दिया तो हम फ्लेम को तेज़ कर सकते हैं और इस तरह से इजी वे में ये देखें बहुत अच्छे से जो है वो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। बस जल्दी जल्दी हमें इसमें चमचा चलाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें चॉकलेट भी मेल्ट हो रही है, हमारा बटर भी मेल्ट हो रहा है। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट चॉकलेट डाल देते हैं ब्लेंडर में तो वो मेल्ट नहीं होती, तो इसलिए हमने क्या किया कि बटर के साथ मेल्ट किया और मेल्ट करके जो है वो अब हम इसे, अच्छा इसकी क्वांटिटी हमने रखी है 100 ग्राम बटर और 200 ग्राम रखी है हमने चॉकलेट। बस ये देखें आप बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो गई है। जल्दी जल्दी से आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है, वरना आपकी चॉकलेट बर्न भी हो सकती है। चलें जी, यहाँ पर हमने इसे, अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे अपने मिल्क शेक की जानिब। साथ साथ तवा यहाँ पर हमने रखना है, हल्का सा इसको हम कर देंगे और मिल्क शेक भी बनाना है हमने और साथ साथ हमने चॉकलेट का पराठा भी बनाना है।
तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने पेड़ा लिया था, इसमें मैंने पेड़ा अच्छा किस तरह से हमने बनाना है, सिंपल हमने जैसे घरों में हम पराठे बनाते हैं उसी तरह से आपने लेना है। लेकिन इसमें मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 कप मैंने लिया है आटा, साथ साथ मैंने 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा सोडा, सफ़ेद वाला खाने का सोडा, पिंच ऑफ यानी कि 1 चुटकी, और नमक ऐड करके इसको गूंद लिया। और गूंदना इस तरह के ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ये बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो। उसके बाद हमने जो ये बनाया था मिक्सचर, ये हम इस पे लगा देंगे, ठीक है। ये आपने इस तरह से लगाना है, अच्छी तरह से तमाम साइड्स पे हमने लगाना है, सब तरफ। ठीक है, ये हमने लगा दिया। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने एक और जो है हमारा पेड़ा वो हम यहाँ पर बेलेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसको बेलना है। अच्छा, इसकी लॉकिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, इसकी साइड्स जो लॉक होती है ना वो बहुत अच्छी करनी है ताकि चॉकलेट आपकी बाहर ना निकले। चलें जी, यहाँ पर हम इसको बेल रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको बेला है। अच्छा, साथ ही साथ जो है वो जब तक हम इसे यहाँ पर बेल रहे हैं और इसको बेल के मैं इसके ऊपर फ्लिप करूँगी और फिर हम इसे सेकेंगे। जब तक यहाँ पर टाइम हो गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट सेगमेंट नेमते सहर। और नेमते सहर में हमने यहाँ पर चॉकलेट पराठा बना लिया था। इसको बनाया था मैंने न्यूटॉन डेयरी के देसी घी में, 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है, किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है। साथ साथ देते हैं मैक्सिकन बतीतो यानी कि अपने चॉकलेट मिल्क शेक की जानिब। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके लिए जो है वो सबसे पहले जो चॉकलेट मैंने मेल्ट की थी बटर में न्यूटॉन डेयरी के अनसॉल्टेड, और साथ साथ मैंने शुगर ऐड किया था, तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये शामिल कर दिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर है मेरे पास मिल्क, 250 ml मिल्क और 250 ml वाटर। दोनों चीज़ें आपने इक्वल लेनी है, जितना दूध उतना पानी। ये हमने इसमें शामिल किया। साथ साथ हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, और शुगर मैं इसमें अराउंड, क्योंकि चॉकलेट में भी शुगर है और मैंने मेल्ट करते हुए थोड़ी सी शुगर ऐड की थी, तो मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल की। और अब हम क्या करेंगे, अच्छा थोड़ी सी जो चॉकलेट है ना जो रॉ फॉर्म में है वो भी मैं इसके अंदर, क्योंकि चॉकलेट के चंक्स आएंगे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ। आपने जो है ये भी ऐड कर देने, तकरीबन ये मैंने 20-25 ग्राम इसके अंदर शामिल किए होंगे। साथ साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे। चलें जी जनाब, यहाँ पर चॉकलेट मिल्क शेक जो है वो हमारा बस तैयार हो गया है। और आपने देखा कितना झटपट और इंस्टेंट था, और चॉकलेट कितने मज़े से हमने चूल्हे पे मेल्ट की है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हम जब भी चॉकलेट मेल्ट करते हैं वो बर्न हो जाती है, माइक्रोवेव नहीं है हमारे पास डबल बॉयलर नहीं है हमारे पास। ये तो उन सब लोगों का जो है ना आज मैंने आसानी कर दिया। आपने सिर्फ फ्राइंग पैन में चूल्हे पे जो बटर के साथ मेल्ट करें, न्यूटॉन डेयरी का अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर लीजिएगा। साथ साथ आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा ये हमारा चॉकलेट मिल्क शेक बना है। तो यहाँ पर ये हमारा चॉकलेट पराठा विद चॉकलेट मिल्क शेक, दोनों ही चीज़ें तैयार हो गई हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी आज की रेसिपी भी हमारी। साथ साथ थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर लेते हैं हम।
चले जी, यहाँ पर हमारी क्लीनिंग भी हो गई है और चॉकलेट पराठे का भी एक दफ़ा रिकैप दे देती हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि 200 ग्राम मैंने चॉकलेट ली थी, 100 ग्राम बटर लिया था, दोनों को आपस में मेल्ट कर लिया था, साथ साथ शुगर ऐड करी थी और उसके बाद एक पेस्ट सा बना लिया था। वही पेस्ट की जो फिलिंग थी वो मैंने पराठे में की और वही पेस्ट की जो फिलिंग थी उससे मैंने मैक्सिकन बतीतो चॉकलेट मिल्क शेक यहाँ पर तैयार किया। सो आई होप आपको जो है वो दोनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी और इसी के साथ साथ हमारा जो सेगमेंट है नेमत सहर वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए रेसिपी के साथ। और जब तक के लिए जो है वो आप जो है आपको ज्वाइन करेंगे फ़ाइज़ा और ज़ीशान, जो कि हमारी ट्रांसमिशन कंटिन्यू रखेंगे। जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नूर सारी ट्रांसमिशन लेकर और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 18वां रोज़ा तैयार कर चुके हैं और रमज़ान मुबारक हमसे जुदा होने वाला है। इतनी तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं कि बस जल्दी से 12 दिन भी गुजर जाएंगे और फिर हम पूरा साल इंतज़ार करेंगे, पूरा साल तैयारी करेंगे कि फिर रमज़ान आने वाला है। और अब हम यहाँ अपने रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले की जानिब बढ़ रहे हैं। हमारे आज के जजेस हसन मिर्ज़ा तो रोज़ हमारे साथ होते हैं, लेकिन आज एक स्पेशल जज साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप फ़ाइज़ा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। जज़ाकल्लाह बुलाने के लिए। तो अब हम अपना मुकाबला जो है वो बग़ैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं और आज का जो उन्वान है मेरा ये जुर्म है मैं रोशनी का साथी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त उन्वान है। सबसे पहले किंजा कंवल को मैं कहूँगी कि वो अपनी तकरीर पेश करें। शब आशूर सरजमीने करबो बला, हुसैन इब्न अली बैते दश्त पर परवा जमान है, 772 अंसार, हुक्म नवासे रसूल चराग बुझा दिए जाएं, हुक्म नवासे रसूल चराग बुझा दिए जाएं। कुछ लम्हे बाद ऐलान होता है कि जिसने जाना है चला जाए, कुछ लम्हे बाद चराग दोबारा रोशन किए जाते हैं, लेकिन रोशनी के इन मुतलाशियों का जुर्म कि नवासे रसूल के मुहाफिज जनाबे वाला 72 जानिसार अपनी जानें कुर्बान करने की खातिर सरजमीने करबला पर मौजूद होते हैं, लेकिन इन 72 जानिसारों का जुर्म कि वो नवासे रसूल के मुहाफिज हैं। जनाबे वाला फिर मेरी आंखों के सामने वो मंजर है कि जहाँ चर्च की जानिब से गिलेलियों को चर्च की जानिब से जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और ये जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और ये दबाव डाला जाता है कि अपने नज़रिए को वापस ले लिया जाए, तो एक गिलेलियो के कहने पर मजबूर हो जाता है कि मेरा ये जुर्म है, मैं रोशनी का साथी हूँ। फिर एक जानिब नेल्सन मंडेला कि जिनका ये जुर्म था कि उन्होंने जी तो मेरी आंखों के सामने वो मंजर है। दोबारा कुछ पहले से लाइन से स्टार्ट कर दीजिए, शायद आप। मेरी आंखों के सामने वो मंजर। जी हसन, टाइम है, थोड़ा सा सोचो, हो सकता है। 2 मिनट हैं, आप लेना चाहती हैं लें। ये बहुत ही अगला पैराग्राफ अगर कोई याद है तो वहाँ से स्टार्ट ले लें। मेरी आंखों के सामने वो मंजर है कि जहाँ जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाकर। ठीक है शफा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, शफक अंजुम हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट हैं और वो अपनी तकरीर पेश करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ के झरोकों से माजी की गुज़रगाहों पे नज़र दौड़ाइए तो हर तरफ ऐसे निशान मिलेंगे जिन्होंने हवा की जद में दिया जलाया और जलाए रखा और जुर्म के मुर्तकिब हुए, लेकिन वो लोग तारीख़ के औराक में आज भी अमर हैं कि सदर अली वक़ार आज इस मुल्क का हर वो फ़र्द मुजरिम ही तो है जो हक़ के लिए खड़ा होता है, कि आज इस मुल्क का हर वो शख्स मुजरिम ही तो है कि जो रिश्वत ना खाने का वादा करता है और गरीबी की ज़िंदगी गुजारता है, कि सदर अली वक़ार हम सब मुजरिम ही तो हैं जो बेहतर मुस्तक़बिल की खातिर एक बेहतर हुक्मरान की उम्मीद करते हुए हर 5 साल बाद वोट डालते हैं, कि सदर अली वक़ार वो बेटी आफिया सिद्दीकी जिसने अपना ज़मीन न बेचा और अमरीकी कैद में ज़िंदगी गुजारी है, कि हर वो सहाफ़ी जो हक़ की आवाज़ बनना चाहा और कत्ल हो गया, ये सब मुजरिम ही तो हैं,
कि सदर अली वक़ार, मैं मुजरिम ही तो हूँ कि जो डकैती मुज़ाहिमत पर आवाज़ बना और कत्ल हो गया, और डकैती मुज़ाहिमत पर आवाज़ बना और कत्ल हो गया कि वो औरत मुजरिम ही तो थी जो लाहौर के अजरा बाज़ार में एक अरबी लिबास पहने लोगों की घिरती सहनियत का निशाना बनी, कि मेरा ये जुर्म है कि मैं रोशनी का साथी हूँ। कि सदर अली वक़ार, मुझे ये कहना पड़ा कि मेरा ये जुर्म है कि मैं रोशनी का साथी हूँ। नहीं मुझ पर पत्थर नहीं दहकती हुई आग बरसाओ, कि नहीं मुझ पर पत्थर नहीं दहकती हुई आग बरसाओ, कि मेरा ये जुर्म है कि मैं रोशनी का साथी हूँ। शुक्रिया जी। आप अपने जजेस की जानिब जाएंगे। जी निम्रा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आप तैयारी करो ना अपनी स्पीच की या किसी भी चीज़ की, तो लिखते हुए कोशिश की जाए कि उसको समझे कि आप क्या लिख रहे हैं। अक्सर ये होता है कि या तो हम तकरीर अपने किसी सीनियर से पूछ लेते हैं टॉपिक को, या उनसे कहते हैं कि हमें कुछ लिखवा दें, लेकिन हम उस टॉपिक को समझते नहीं हैं। जो हमारे पास लिखी हुई चीज़ आ जाती है ना, हम कोशिश करते हैं बस उसका रट्टा लगा दें और किसी भी तरीके से उसको रोस्ट्रम पे आके प्रेजेंट कर दें। उससे होता ये है कि जब हम भूल जाते हैं ना, तो हमें ये पता नहीं होता कि हमने आखिरी जुमला क्या बोला था और अगला जुमला हमने क्या बोलना है। इस वजह से अक्सर ये होता है कि लोग जब भूल जाते हैं तो ऑन द स्पॉट उन्हें पता नहीं होता कि वो अपनी तकरीर को कंटिन्यू किस तरीके से करे। तो मैं चाहूँगी कि मतलब नॉट ओनली देम, कोई भी आए आगे आने वाले जितने भी मुकर्रिरीन हैं, कोशिश करें कि अपने टॉपिक को समझें। इतना समझेंगे खुदा ना खास्ता अगर भूल भी जाए तो आपके पास अल्फाज हो, यस फिलबदी बोल सके और टॉपिक को समझ लें। जब समझ लेंगे तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फंबल नहीं आएंगे। अच्छा निम्रा, एक सवाल और है यहाँ पे ना, क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया जैसे बच्ची भूल गई हमारी पहली वाली, ठीक है, तो हमें कौन सी लाइन पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम दोबारा से वहां से अपना सिलसिला जोड़ सकें? अच्छा, कोशिश की जाए कि आपने जहाँ से छोड़ा है ना, उसके जो पहले वाली लाइन है या उससे जो पैराग्राफ है, अगर आपको लाइन जैसे इन्होंने कोशिश की कि उस लाइन को कंटिन्यू करे और वो याद कर पाए, लेकिन उन्हें याद नहीं हो पा रहा था, तो कोशिश करे या तो वो उससे पहले वाले जो पैराग्राफ है वो पढ़ ले, वरना अगर आपसे नहीं हो रहा स्किप टाइम आगे आ जाओ, आगे वाला जुमला बोल दो। लेकिन इस तरीके से बोलो कि ना जजेस को पता भी ना चले कि आपका बहुत बड़ा फंबल आ गया है। ये चीज़ भी हमें हैंडल करनी आनी चाहिए। लेकिन उसके लिए भी जो पहले वाला पॉइंट है वही जरूरी है कि आपको टॉपिक मालूम हो कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया है तो कोई बात नहीं, गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, इतना उदास होने की बात नहीं है। और आप नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई दिन हमारे लिए सूटेबल नहीं होता, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अच्छी परफॉर्मर नहीं है। माशाल्लाह शुरुआत अच्छी की थी। जी हसन, तनकीद न तकरार बड़ी देर से चुप हैं, हैरत है मेरे यार बड़ी देर से चुप हैं, गूंगों को तकल्लुम के मौके हैं मयस्सर, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप हैं। क्या बात। अच्छा, मसला ये होता है कि जैसे किन्जा के साथ मामला हुआ, या जो निम्रा ने तमाम चीज़ों की निशानदेही कर दी है। अच्छा देखें, अब जैसे इन्होंने बात की गैलीलियो की बातें भूल गई, अगर ये गैलीलियो के नज़रिए को पूरी तरीके से पढ़ती तो इस बात को समझ जाती कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेल्सन मंडेला के बारे में सीधी एक बात यह है कि मुकर्रिर के लिए आपको एक अच्छा मुताला करना ज़रूरी है। अगर आप किताबें पढ़ते हैं, आप किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं, तो आपके अंदर ये टैलेंट खुद ब खुद आ जाएगा कि आप अपनी बात को, आप लोग भी निशान और फ़ायदा यहाँ पे बैठते हैं तो आप लोग कोई पैटर्न तो लिख के नहीं लेकर आते कि आज होस्टिंग में हम ये बात कहेंगे ये बात कहेंगे, कर करके आपका मुताला है। पर्सनली आप लोग जो देख लिया भाई आज बीबी खतीजा का दिन है, आज इमाम हसन का दिन है, अब यौम अली आ रहा है, तो आप लोग उसके हवाले से मुताला करते होंगे और अपना सेगमेंट आप लोग निकाल लेते हैं। तो बस बच्चों का भी यही है कि अगर वो किताबें मुताला करेंगे तो ज़रूर आगे जाएंगे। और आज का मुकाबला तो बिल्कुल वाज़े है। कोई अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। जैसे हमारे पास शफ़क़ आई थी तो वो बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करे जा रही थी, बार बार रिपीट करे जा रही थी। कोशिश करो कि उन्हें रिपीट अगर कर भी रहे हो ना तो उसका एक रिदम बने, ताकि वो एक रिदम जब आता है तो एक अच्छा लगता है। और अगर आप जब एग्जाम्पल्स दे रहे हो ना, तो एग्जाम्पल तो आपकी अच्छी थी, लेकिन उसे इस तरीके से कोट करो कि वो समझ आए, वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट करे। आपने आधी अधूरी एग्जाम्पल दी और फिर उसको छोड़ दिया। और रोस्ट्रम से थोड़ा करीब होके बोला करो। जब भी आप लोग आओ तो आके कोशिश करो कि रोस्ट्रम पे आपका माइक, आपकी आवाज़ बिल्कुल सेट हो रही है, यानी ना ज़्यादा दूर रहो ना ज़्यादा करीब आके बोलो। और बाकी ये है कि आधी अधूरी बात नहीं करो। अधूरी बात करके आप शेयर शुरू कर दोगे तो फ़ायदा नहीं है, जजेस को समझ आएगा नहीं, उन्हें नहीं पता आपने क्या लिख के याद किया था। तो अपनी बात आपके लिए ज़रूरी है कि आप जजेस तक पहुँचाओ। बाकी तो हसन ने बता दिया। आज ही आपको बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स यहाँ से मिले हैं
और आगे जब भी आप मुकाबले में शिरकत करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो हसन से हम पूछेंगे, और निमरा कोई क्वालिफाई कर रहा है या यहाँ पर फ्लैट हो जाएगी चीज़? नहीं, आज हमारे पास जगह मौजूद है आगे, तो हम शफक को एक मौका ज़रूर देंगे कि शफक बस ये है कि तलफ़ुज़ात देखें, रोस्टम देखें किस तरह से यूज़ करना है। और गला आपका काफ़ी खुश था घबराहट की वजह से, क्योंकि एक मुकर्रिर भूल जाता है तो अगले के ऊपर सारा प्रेशर यही होता है कि अब मैंने सीधे तरीके से तकरीर निकालनी है क्योंकि मैं क्वालिफाई तो हो ही जाऊंगा। ये सबकी यही सोच बन जाती है, तो उसमें बंदा और घबरा जाता है कि अब मैं भूलूं नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर तो हसन ऐसा भी हुआ ना कि कोई भी क्वालिफाई नहीं हो सका, तो ये सोच भी गलत है। ऐसा भी हुआ है हमने, इसीलिए मैंने पूछा कि कोई क्वालिफाई कर रहा है। आज शफक अंजुम क्वालिफाई कर रही हैं अगले राउंड के लिए। जबरदस्त, ये मुबारक हो। और यही चीज आपने भी हिम्मत करनी है, ऐसे उदास होने से कोई फायदा नहीं। को हमने ऑडिशन में सुना है, किंजा बहुत अच्छी मुकर्रिर है, लेकिन कैमरा फेस किया है। निमरा, आपने कभी जब स्पीच शुरू की थी तो कभी आप ऐसा नहीं हुआ आपके साथ आप भूल गई हो? हुआ था? मैं ऑन करती हूँ, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ नेशनल चैनल पे हुआ एक्चुअली। ये देखें, मैंने भूला, मेरे लिए वो सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था कि मैं एक नेशनल चैनल पे आके भूली हूँ, क्योंकि मैंने उससे पहले 3 लगातार चैनल्स पे बोले। मेरे बैक टू बैक कंपटीशन से एक दिन एक, फिर एक दिन का गैप, फिर एक दिन एक चैनल, फिर एक दिन एक चैनल। तो मैं लास्ट में भूल गई थी क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, प्रेशर ज़्यादा था, एक बड़ा चैनल है, एक बहुत बड़ा नाम है। मैं भूली, मैंने ऑन किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और सीख लिया। तो आप भी सीखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हसन भी कभी नहीं भूला होगा या मैं नहीं भूली होगी या कभी आप लोगों ने नहीं किया होगा। ठीक है, तो हो जाता है। जज़ाकल्लाह जी। फायजा, हम अपने स्पॉन्सर्स का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे स्पॉन्सर्स पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज आप ज्वाइन कीजिए और कुछ ही अरसे में घर बैठे ऑनलाइन महाना लाखों रुपए आप कमाने लगेंगे। और इसके साथ अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, इनके साथ प्रॉपर्टी की दुनिया में इत्माद का नाम, हब ऑफ प्रॉपर्टी, हया नूर अबायाज एंड एसेसरीज़। और बात करें अगर हम आज के वार्डरोब की, तो आज का वार्डरोब हमें फातिमास कलेक्शन बाय सहारा भमानी की तरफ से भेजा गया है। तो आप तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। इसी के साथ फायजा, आज पावर ईगल का डिटेल रिव्यू आज हमने दिया और आपको समझा भी दिया। हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब आपका ऊपर डिपेंडेंट है कि आप चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। इसी के साथ हसन और इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आप दोनों को विश यू बेस्ट ऑफ लक। और मैं और फायजा चाहेंगे इजाज़त, क्योंकि बज़्म सनागर के होस्ट यहाँ मौजूद हैं और हम जाएंगे तो वो आएंगे, और हम इस उम्मीद के साथ जाएंगे कि आज तीसरा जुम्मा है और आपने दुरूद पाक जब भी पढ़ना है, मेरी पूरी टीम को याद रखना है, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे फिर होगी मुलाकात मेरी और फायजा की जानिब से। अल्लाह ने के बाद।